हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज यानी 1 फरवरी 2026 को संसद में बजट प्रस्तुत कर दिया है। ये बजट वर्ष 2026-27 का है और इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस बजट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? वो है बजट का आकार। बजट का आकार कितना रखा गया है वर्ष 2026-27 का, ये जानना आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 112 है उसके अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है और इसी के अंतर्गत हम अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, जिसे सामान्य भाषा में बजट कह दिया जाता है। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। तो हमारे बजट का आकार कितना है वर्ष 2026-27 के लिए? उसका आकार है 53,47,000 करोड़ रुपए। आपके पीसीएस के एग्जामिनेशन में कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि आपके स्टेट बजट का आकार, कुल आकार कितना है? अगर स्टेट बजट के कुल आकार को आपसे पूछा जा सकता है तो यहाँ पर केंद्रीय बजट का भी कुल आकार आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार अपनी आय कहां से प्राप्त करती है और सरकार कहां पर खर्च करती है, यानी सरकार के पास रुपया कहां से आता है और रुपया सरकार कहां पर खर्च करती है। तो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का रुपया कहां से आने वाला है, यह आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा रुपया कहां से आएगा? बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, यानी सरकार जो उधार लेती है, सरकार जो लोन लेती है, वहां से सरकार को सबसे ज्यादा आय होने वाली है, 24% की। इसके अलावा सबसे ज्यादा आय कहां से प्राप्त होगी सरकार को? दूसरे नंबर पर आता है इनकम टैक्स। सरकार को आय कर से सबसे ज्यादा प्राप्ति होगी 21% की। तीसरे नंबर पर कॉर्पोरेशन टैक्स है, यानी निगम कर है, जहां से सरकार को 18% की प्राप्ति होगी। और चौथे नंबर पर जीएसटी एंड अदर टैक्सेस है, जहां से सरकार को लगभग 15% की प्राप्ति होगी। ये चार बड़े क्षेत्र है जहां से सरकार अपना रुपया प्राप्त करती है। अगर हम तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें कि सरकार सबसे ज्यादा खर्च कहां पर करने वाली है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। सरकार सबसे ज्यादा खर्च कहां पर करेगी? जो स्टेट को करों में हिस्सेदारी दी जाती है, वहां पर सरकार का सबसे ज्यादा खर्च होता है। कितना खर्च होगा? 22% का खर्च होगा। दूसरे नंबर पर खर्च कहां होगा? आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा जहां से सरकार की आय होती है, वहीं पर उसी के इंटरेस्ट पेमेंट में सरकार का बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। कितना होता है? लगभग 20% का खर्च सरकार का केवल ब्याज भुगतान में हो जाता है और ये सरकार के दूसरे सबसे बड़े खर्च को प्रदर्शित करता है। अगर तीसरे सबसे बड़े खर्च को देखें तो केंद्र सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाती है, जहां पर उसका 17% का खर्च होता है। और चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र जहां पर सरकार का खर्च होगा वो होगा डिफेंस सेक्टर पर, यानी 11% का खर्च होगा। तो ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई। चौथे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार के अलग अलग घाटों की स्थिति क्या है। विशेष तौर से आपको राजकोषीय घाटे की स्थिति जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि राजकोषीय घाटे से हमें ये पता चलता है, सरकार को ये पता चलता है कि उसे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना उधार लेने की आवश्यकता है। राजकोषीय घाटे का यही महत्व है। तो सरकार ने अपना वर्ष 2026-27 का जो बजट एस्टिमेट है उसके अनुसार वर्ष 2026-27 का उसका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना रह सकता है? वो 4.3% रहने की उम्मीद है। यानी ये कहीं ना कहीं जो सरकार का एक टारगेट रहता है कि 4 से 4.5%, या आप कह सकते हैं कि 4.5% का उसका फिलहाल टारगेट है एफआरबीएम एक्ट के तहत, यानी फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है उसके अंतर्गत फिलहाल उसका टारगेट है 4.5% का। तो उसी के करीब है, बल्कि उससे भी एक तरह से उससे नीचे है। यानी सरकार अपना राजकोषीय प्रबंधन बिल्कुल ठीक तरीके से कर रही है। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा वस्तुतः होता क्या है। सरकार का जो टोटल व्यय होता है और जो टोटल प्राप्तियां होती हैं, इन प्राप्तियों में से अगर आप उधार निकाल देंगे, उधार को निकाल दीजिए, और इसका जो आपको एक बैलेंस मिलेगा वही राजकोषीय घाटा होता है। और इससे सरकार को यह अनुमान रहता है कि उसको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितना उधार लेने की आवश्यकता है। तो राजकोषीय घाटे का जो प्रबंधन है वो सरकार ने बेहतर तरीके से किया है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि राज्यों को सरकार कितना पैसा दे रही है, यानी केंद्र से कितना अंतरण हो रहा है, टोटल ट्रांसफर संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को टोटल अंतरण कितना हो रहा है। तो 2026-27 का जो बजट एस्टिमेट है उसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26.21 लाख करोड़ का, यानी 26,21,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर टोटल होने वाला है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को। इसके अलावा जो 16वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे, उसकी जो सिफारिशें थी, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से कब तक लागू होंगी?
वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक लागू होंगी और इसके अंतर्गत सिफारिश की गई है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41% का ट्रांसफर होना चाहिए, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा होता है। तो सरकार ने इसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। साथ ही बजट 2026-27 में सरकार ने अपने 3 कर्तव्य भी एक तरह से उल्लेखित किए हैं कि उसके 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होंगे और कहां पर ये उल्लेखित किए गए हैं। सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि उसका जो बजट है वो युवा शक्ति को समर्पित है और सरकार का संकल्प है कि वो किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहती है और यहीं पर उसने अपने 3 कर्तव्य निर्धारित करे हैं। 3 कर्तव्यों में पहला कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य है कि सरकार आर्थिक विकास को गति प्रदान करना चाहती है और साथ ही इस विकास को धारणीय यानी सस्टेनेबल बनाए रखना चाहती है। यानी विकास ऐसा नहीं करना चाहती जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, बल्कि उसके साथ संतुलन एस्टेब्लिश करके ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन लगातार मौजूद रहे, इस प्रकार के विकास को हासिल करना चाहती है। दूसरा कर्तव्य है कि हमारे लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा किया जाए, ये सरकार का दूसरा कर्तव्य है। और तीसरा कर्तव्य है कि सबका साथ और सबका विकास का जो सपना है उसको धरातल पर उतारा जाए, उसको पूरी तरह से एक तरह से ग्राउंड रियलिटीज बनाई जाए, ग्राउंड रियलिटी में तब्दील कर दिया जाए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है, या आप कह सकते हैं कि सरकार ने जो वृद्धि और विकास का सपना रखा है उसके कुछ महत्वपूर्ण स्तंभों को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर वृद्धि और विकास के 6 स्तंभ सरकार ने अपने बजट में निर्धारित किए हैं। ये 6 स्तंभ कौन से हैं? आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विकास की बुनियाद को मजबूत करना, जन केंद्रित विकास करना, यानी विकास ऐसा होना चाहिए जिसके केंद्र में आमजन है, व्यक्तियों के विकास को या जनता के विकास को मुख्य फोकस करके ही उसकी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर उतारा जाएगा। ये सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा, या सरकार के वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विश्वास आधारित शासन व्यवस्था एस्टेब्लिश करना, यानी गवर्नेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें आम जन का विश्वास स्थापित हो। साथ ही व्यापार सुगमता प्रदान करना, जीवन सुगमता, या आप देखे होंगे कि बहुत सी सरकारी सेवाओं को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी जो प्रक्रियाएं हैं वो इतना ज्यादा देर कर देती हैं कि व्यक्ति का विश्वास ही वहां से उड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जीवन सुगमता प्रदान करने के लिए जरूरी है कि हम अपने प्रोसेसेस को आसान बनाएं। साथ ही राजकोषीय मामलों का ठीक तरह से प्रबंधन करना, यह भी सरकार के वृद्धि और विकास के 6 स्तंभों में शामिल है। शिक्षा को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, यह आपका अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है। और वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि शिक्षा बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास जो कॉरिडोर्स हैं उनके पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का विकास किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा स्टेम संस्थानों में महिला छात्रावास होंगी। जब हम स्टेम संस्थानों की बात करते हैं तो ये किस प्रकार के संस्थान होते हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से संबंधित जो संस्थान है वहां पर महिला छात्रावास एस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्षेत्र में यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में सरकार महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने का कहीं ना कहीं टारगेट इसके माध्यम से रखती है। अगला पॉइंट है कि सरकार किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है, और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के अंतर्गत सरकार ने बजट 2026-27 में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वस्तुतः शहरी आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाएंगे, शहरों की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। और ये 7 जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये कहां से कहां पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। और साथ ही ये जो पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा ये पर्यावरण के अनुकूल हो गया। यानी इस प्रकार से इन कॉरिडोर को एस्टेब्लिश किया जाएगा, स्थापना की जाएगी ताकि पर्यावरण पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर न पड़े। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। आप जानते हैं कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना का, स्कीम का एक तरह से अनावरण किया है इस बजट 2026-27 के माध्यम से, और वो योजना और स्कीम है बायोफार्मा शक्ति। यहाँ पर शक्ति की जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके माध्यम से बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जाएगी, और इसके लिए जो बजटीय प्रावधान है वो 10,000 करोड़ रुपए का है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि सरकार ने अपना
जो खर्च है वो किन मदों पर बेहतरीन या ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की सरकार ने कोशिश की है, किन मदों पर की है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे परिवहन पर सरकार बहुत खर्च करने वाली है। परिवहन पर सरकार का जो खर्च होगा वो 5,98,520 करोड़ रुपए का होगा। इसके अलावा रक्षा पर 5,94,585 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। ग्रामीण विकास पर 2,73,108 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। गृह विभाग पर गृह कार्यों पर 2,55,234 करोड़ रुपए, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों पर 1,62,671 करोड़ रुपए, शिक्षा पर 1,39,279 करोड़ रुपए, 289 करोड़ रुपए, ऊर्जा पर 1,09,029 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य पर 1,04,599 करोड़ रुपए। इस प्रकार से सरकार ने इन क्षेत्रों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी है। इस आउटले से हमें यही पता लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपने जाने, और इनके बारे में अगर आपको ये तथ्य याद होंगे तो एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बजट 2026-27 में प्रस्तावित किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, दिल्ली जयपुर, मुंबई अहमदाबाद, हैदराबाद बेंगलुरु या पटना रांची। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन आपके लिए छोटी बात हो सकती है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।